हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, आप मुझे बताइए कि एक दो बच्चों ने जैसे आज ही ज्वाइन किया है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ उन्हें थोड़ा सा। टोटल जो एक्ट हैं हमारे सीए फाउंडेशन लॉ में, वो टोटल 5 एक्ट हैं। और आज डेट क्या है? आज डेट भी हमें बता दीजिए थोड़ा सा। 13 फरवरी 2021, दिस इज द डेट। 13 फरवरी 2021। हमारे टोटल 5 एक्ट हैं, ठीक है। एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एक है कंपनीज एक्ट और एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम पहला एक्ट कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए उसकी टर्मोलॉजी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। और जब भी हम लिखेंगे पेपर में, अगर हम सी फाउंडेशन में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये लॉ का। अगर आपकी लॉ स्ट्रॉन्ग हो गई तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको सी फाउंडेशन क्लियर होने से। लेकिन जो लॉ का सब्जेक्ट है वो बाकी थ्योरी के सब्जेक्ट से अलग है। उसका रीज़न है कि इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। हम अगर लिखते वक्त उन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर पाए तो हमें तो लग रहा है कि हमने अपना जो अटेम्प्ट किया है पेपर वो ठीक किया है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आपने बिल्कुल गलत किया है। अब वो आपको नंबर अवार्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो शुरू की 2-4 क्लासेस तो हमें लॉ को पढ़ना किस तरह से, लिखना किस तरह से है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो आज ज्वाइन किए बच्चे, तो एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, फेयर रजिस्टर, जिसमें पूरा पूरा लिखा के चलूँगा। नोट्स तो दूंगा ही दूंगा मैं आपको, वो तो सेल्फ रीडिंग के लिए होंगे, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स पे भी पढ़ा दूंगा। लेकिन लिखने की जो आदत है वो हमें डेवलप करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि हमें लगता है कि हमें चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन जब पेपर आता है नज़दीक तो सर लिख नहीं पा रहे। वो लिख क्यों नहीं पा रहे आप? क्यों? क्योंकि आपने कभी लिखने की कोशिश ही नहीं करी। वो कई बार आपने सुना होगा कहते हुए, सर एक बार याद करते हैं और अगले दिन सफ़ा हो जाता है। तो वो इस वजह से है कि हमारे जो पुराने मेथड्स थे लिख के याद करने वाले, वो हम खोते चले जा रहे हैं, ठीक है। वो जब तक वो लिख के याद करने वाली चीज़ नहीं आएगी, जब तक वो रिटेंशन पावर थोड़ा कमज़ोर रहेगी। रिटेंशन का मतलब क्या है? आज आपने कोई चीज़ पढ़ी तो कितने लंबे समय तक वो याद रहती है। तो आप पढ़ते हैं उसे याद, वो शॉर्ट मेमोरी होती है। और अगर आप लिखते हैं तो वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है आपकी, वो लंबे समय तक रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी एक्ट में जो है वो सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 किस चीज़ का होता है? सेक्शन 1 होता है, उसमें 3 बातें लिखी हुई होती हैं। कल हमने डिस्कस किया था शायद ये। सेक्शन 4 तो चार्जिंग सेक्शन हो गया है, लेकिन सेक्शन 1 वैसे काम का नहीं होता है, लेकिन 3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं। नॉलेज से एक आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 1 जो है किसी भी एक्ट का, ये खाली पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी एक्ट का, कि शॉर्ट टाइटल यानी कि नाम क्या होगा, किस नाम से उसे पुकारा जाएगा। बच्चा भी जब जन्म जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका नाम ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि जिससे दुनिया उसे पुकार तो सके, नहीं तो कैसे पता लगेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना। ये शॉर्ट टाइटल हो गया। दूसरा डेट ऑफ कमिटमेंट है, कब से ये लागू होगा। तीसरा एक्सटेंड टू वेयर, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होने जा रहा है, ठीक है। पहले ही एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, अब तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 जो होता है किसी भी एक्ट का, वो किस बात का होता है? परिभाषा का सेक्शन, यानी कि डेफिनेशन होती है उसके अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशन, मुझे बताएगा कोई? किसी भी एक्ट को पढ़ना है अगर आपको, तो उस एक्ट में कुछ कीवर्ड्स यूज हुए हुए होंगे। जब तक आपको उन कीवर्ड्स की जानकारी नहीं है, जब तक आप किसी भी एक्ट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड
नहीं कर सकते बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली क्लास में बताया था। हर्ष आप बताएंगे। पहली क्लास में मैं इन लोगों को तो बता चुका हूँ, आपने आज से ज्वाइन किया है, कि माइनर कौन है। माइनर कौन है? हु इज माइनर? हु इज माइनर? जिसके 18 ईयर्स पूरे नहीं हुए। आपने जवाब दिया, हर्ष ने जवाब दिया, हु हैज नॉट, हु हैज नॉट completed the age of 18 years। क्लियर है? ये आपका जवाब है। मैं इसे सही नहीं मानता जवाब को, बाकी लोगों को तो मैं करा चुका था पहली क्लास में। और इससे आपको एक आइडिया भी होगा जो मैं बताऊंगा आपको, कि वास्तव में जब हम पढ़ें, स्टडी करें, तो कौन से की पॉइंट जरूरी हैं। लो सब्जेक्ट पढ़ाना सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। सबसे आसान क्यों है कोई चीज? मैंने आपको पढ़ानी शुरू की, अब क्योंकि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता, ABCD कुछ नहीं पता लोग के बारे में। मुझे यकीन है जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ के चले जाओगे और मेरी गलती नहीं निकाल पाओगे। तो इस वजह से सबसे आसान है लो पढ़ाना, क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल तब होती है जब दूसरी तरफ से उसका अपोजिशन होता है कि सर ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होती है। तो टीचर को भी घर पे स्टडी करनी है, उसे भी कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, लेकिन हमें पता है, हम लोग के टीचर हैं तो हमें पता है बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा, वो पढ़ के चले जाते हैं। मुश्किल इसलिए, अगर वास्तव में सही कॉन्सेप्ट पे चला जाएगा तो हमें भी बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो मुश्किल इस वजह से कि आसान नहीं है सब्जेक्ट। तो मैंने क्वेश्चन पूछा हु इज ए माइनर, तो हर्ष ने जवाब दिया हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। हर्ष, मैं केवल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं तो पढ़ाई चुका हूँ मैं पहली क्लास में। पहली क्लास में मेरा क्वेश्चन जरूर होता है। इससे क्या होता है कि आगे की क्लास आपको किस तरह चलेंगी उसका आइडिया हो जाना है काफी हद तक। तो मेरे हिसाब से आंसर सही नहीं है, ये एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है, गलत भी नहीं बोलूंगा मैं ऐसा। दूसरा क्वेश्चन मैं इसका आंसर तो भी देता हूं मैं आपको। जैसे मैरिज एक्ट है हमारे पास, इंडियन मैरिज एक्ट है, शादी का कानून है। आपकी एज क्या है हर्ष? 19। तो भारत में क्या शादी की एज क्या है? बॉयज के लिए 21। मतलब उसमें क्या लिखा होगा, माइनर की शादी अलाउड नहीं है, ऐसे तो लिखा हुआ होगा ना। अभी आपने बताया कि हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज ए माइनर, तो यानी कि नाउ यू आर ए मेजर। तो क्यों ना आपकी शादी करा दी जाए बढ़िया सी लड़की ढूंढ के, बताइए। मेजर हो गए ना आप। कुछ समझ में आ रही है बात अब आपके? यानी कि माइनर हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पर्पज। आप एक ब्लैंक आंसर तो नहीं छोड़ सकते ना, यू हैज नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज इन ए माइनर। ये किस एक्ट में अब लिखी हुई है बात, ये हमें देखना पड़ेगा ना। इससे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको जो एक्ट है वो किस तरीके से स्टडी करना है। ये पहला सबक है लॉ को पढ़ते वक्त, कि किसी भी लॉ को पढ़ते वक्त कुछ उसमें टर्मोलॉजी, कुछ वोकेबलरी यूज होंगी। वो वोकेबलरी आपको उस एक्ट में ही मीनिंग दिया हुआ होगा, उस एक्ट में उनका जो मीनिंग दिया हुआ है, ऐसा नहीं आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर दें। जैसे हु इज ए माइनर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज। क्यों दिया हुआ है वहां पे डेफिनेशन, इसकी जरूरत है वहां पर, क्यों? क्योंकि वहां पर सेक्शन 11 बोलता है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है उनको और कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है।
तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। तो जब वो बता रहे हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, तो उन्हें ये भी तो बताना पड़ेगा कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु इज ए माइनर। तो उन्होंने बता दिया हु हैज नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के पर्पज के लिए माइनर जो है वो है जो हु हैज नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्पज के लिए माइनर वो है जो हु हैज नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम बात करते हैं इंडियन मैरिज एक्ट की, तो कहते हैं माइनर नॉट एंटाइटल्ड टू मैरिज, माइनर मैरिज के लिए एंटाइटल नहीं है। अब वहां पे बताएंगे मैरिज, वहां पे माइनर का मतलब क्या है, फॉर फीमेल 18 ईयर्स ऑफ एज और फॉर मेल 21 ईयर्स। वहां पर मेल और फीमेल में भी अंतर कर दिया गया है माइनर के लिए, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है माइनर को डिफाइन करने के लिए। सुप्रज्ञा जी समझ आ गई बात? स्वाति, संयम, तो पहला सबक आपको समझ में आ गया बात, ये मैंने करा चुका था, ठीक है ना। अब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हमने पिछली क्लास में चालू कर दिया था। तो हम बात कर रहे थे कि सेक्शन 2 के रेफरेंस में, सेक्शन 2 में डेफिनेशन आती हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, तो हम सेक्शन 2 को एकदम नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं बेसिक लॉ को डिस्कस कर रहा हूँ पहले, फिर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी आते हैं कि लॉ क्या है, उसका संसार क्या है, उसकी दुनिया क्या है, ये तो पता होना चाहिए आपको। बाकी सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स फिर लॉ बढ़ता है कि सेक्शन 3 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ लिखा हो सकता है, सेक्शन 4 में कुछ लिखा हुआ हो सकता है। सेक्शन इज नॉट रेलेवेंट फॉर सीए फाउंडेशन पर्पज, ये समझ लीजिए, याद करना जरूरी नहीं है। और ना देखिए कोई भी चीज़ हमें तब करनी चाहिए मेहनत जब वो जरूरी है। जरूरत दो तरह से हो सकती है, इमीडिएट नीड है या फ्यूचर में नीड है। इमीडिएट नीड है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, फ्यूचर में नीड है तो भी अगर जो कुछ बच्चे प्रोएक्टिव होंगे, प्रोएक्टिव का मतलब है सावधान रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, वो जल्दी कर लेंगे, और अदरवाइज कुछ बच्चे जब नीड होगी तब देखेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहीं पढ़ के ही छोड़ना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यहीं पढ़ के ही छोड़ना है आपका, एलएलपी एक्ट यहीं पढ़ के ही छोड़ना है आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना आप पढ़ोगे यहाँ पर वो यहीं छोड़ना है, बाकी का जो है वो सी इंटरमीडिएट में है। तो ना तो इमीडिएट नीड है इनके सेक्शन ऐड करने की, ना ही फ्यूचर में काम आने। बेसिकली आपके फाउंडेशन स्टेज पर बहुत सिंपल से एक्ट रखे हुए इन्होंने, ये जब आप सीए बन जाओगे वैसे भी काम के नहीं है। सीए बनने के बाद भी टैक्सेशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है आपका, कंपनी एक्ट है, काम के आएंगे। कंपनी एक्ट जो है इसमें 25 सेक्शन है, वहां अभी काम के नहीं है सेक्शन, लेकिन चलो क्योंकि इंटरमीडिएट में भी है, फाइनल में भी है वो चीज, तो फ्यूचर के लिए आप कर सकते हैं होते हैं। लेकिन जो शुरू के 4 एक्ट हैं कोई नीड नहीं है सेक्शन याद करने की, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको सेक्शन याद करने की। क्लियर होगी बात? इस बात के नंबर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नंबर किस बात के हैं, कॉन्सेप्ट के। कई बार क्या होता है टीचर सेक्शन तो रट्टाफिकेशन है, देखा जाए कोई माइंड थोड़ी है उसमें, एप्लीकेशन ऑफ माइंड थोड़ी होता है उसमें। एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है कि आप वोकेबलरी को समझाएं कि इस शब्द का मतलब, इस लैंग्वेज का मतलब कहां पर क्या आना है। तो सेक्शन 4 से हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये हमें बताएगा कुछ कंडीशन के बारे में। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बताएगा हमें कुछ कंडीशन के बारे में कि पार्टनरशिप कब होती है। कंडीशन पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं कंडीशन? जब तक ये सारी शर्तें पूरी ना हो जाएं, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि दो लोगों में पार्टनरशिप है। अब क्योंकि हम एक कानून पढ़ रहे हैं, दो या दो से अधिक लोग तो बहुत जगह काम करते हैं। मैं भी हो सकता है किसी की साझेदारी में काम कर रहा हूं, लेकिन जरूरी है क्या मैं और वो जो भी साझेदारी में वो पार्टनर हो?
कानूनन। तो ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है कंडीशन चेक करके। अरे कंडीशन कौन देगा? वो खुद ही एक्ट देगा। ज्वाइंट वेंचर में भी 2 या 2 से अधिक लोग काम करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से अधिक लोग काम करते हैं, कंपनी में भी 2 या 2 से अधिक लोग काम करते हैं, सभी में 2 या 2 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। तो हम पार्टनर हैं कानूनन या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी हमारे रिश्ते में, जो भी लोग 2 या 2 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारे रिश्ते में वो कंडीशन सेटिस्फाइड है जो सेक्शन 4 कहता है, तो ये कहा जाएगा कि वी आर पार्टनर। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो लीगली ये नहीं कहा जा सकता कि वी आर पार्टनर। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है जी? कंडीशन पहली क्या है? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, ठीक है ना। कितने? मोर कितने? मोर कितने? नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग 50। ये वाली बात कहां लिखी है? मिनिमम तो ये हो गए 2, ये तो हो गए मिनिमम। ये जो मोर है, पार्टनरशिप एक्ट ने तो लिख दिया कि ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये वाली बात किस कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनी एक्ट 2013, ये वाली बात लिखी हुई है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आती है? ये पता होना चाहिए हमें। पिछली बार आप लोगों ने गलती करी थी, ये आप बता रहे थे कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई बात, तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई वाली बात, ये लिखी हुई कंपनीज एक्ट में। हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ें, हम माना हम ये पढ़ रहे हैं कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते और हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनली ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है। हमें साथ के साथ इसका क्या पता होना चाहिए? ओरिजिनल सोर्स भी पता होना चाहिए जी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, पर्सन कैसे होने चाहिए भाई? ये जो पर्सन के होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए? हु हैज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, हु हैज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए, नालायक नहीं होने चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं, कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए जी, कि कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है, कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं और कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं हैं। ये वाली बात कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर, अनसाउंड माइंड, एंड सम अदर पर्सन, सम अदर, इसकी लिस्ट है पूरी, सम अदर में वहां लिस्ट दी हुई है, मैंने यहां नहीं लिखवा रहा, मैं केवल आपको तो रेफरेंस समझा रहा हूं मैं। माइनर और अनसाउंड तो अलग हो ही गए, अनसाउंड मतलब जो पागल व्यक्ति है, ठीक है ना,
डिटेल्ड मीनिंग हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी सीख लेंगे। अनसाउंड तुम भी हो सकते हो, सुप्रज्ञा तुम भी हो सकती हो सकती हो नहीं हो सकती हो, कैसे हो सकती हो? नहीं माइनर तो चलो अलग चीज है, अनसाउंड माइंड की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। अनसाउंड का मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं पागल, जबकि पागल नहीं होता व्यक्ति। जो लो में एग्जैक्ट मीनिंग है वो पागल को ही अनसाउंड नहीं कहते हैं। हम और आप जो हैं वो भी अनसाउंडनेस का शिकार हो सकते हैं। और हम लोग क्या समझ के चलते हैं, पागल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पागल तो कर ही नहीं सकता। हम जो पागल नहीं हैं, लेकिन उस अवस्था में जो अनसाउंडनेस की है, तो ये डिटेल जब हम डिस्कस करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कर लेंगे इसका डिटेल डिस्कशन। तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, एंड सम अदर पर्सन। इसमें लिस्ट है पूरी की पूरी, कौन कौन लोग आएंगे। एलाइन एनिमी हैं, फॉरेन सॉवरेन्स हैं, इसमें कन्विक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये कुछ लोग आएंगे, एम्बेसडर्स हैं। तो आर नॉट एंटाइटल्ड, आर नॉट कैपेबल, आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंटाइटल्ड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। अब मैंने पहली कंडीशन 2 और मोर पर्सन समझा, अब पूरी डिटेल में समझा दी। अब इसे क्या है, आप जब लिखेंगे पेपर में, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसे। वो लैंग्वेज भी मैं पूरी पूरी तो आपको नोट्स के माध्यम से दूंगा ही दूंगा। समझ आ रही है? दिक्कत क्या होती है, बच्चा लैंग्वेज रटता है, उनके कीवर्ड भूल जाता है। जबकि पेपर में जो आईसीएआई है, बॉडी है, उसके जो एग्जामिनर है कीवर्ड चेक करते हैं कि कीवर्ड हैं या नहीं है। पूरी पूरी लैंग्वेज कोई चेक नहीं करता। वो तो एक इंग्लिश का खेल है, आपने 4-5 चीज़ें हैं, उनका एक सेंटेंस बनाना है। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है, सीबीएसई के सब बच्चे पढ़े हुए होते हैं, तो इतनी तो होती है सभी की। लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, इसका भी खेल समझाता हूं मैं आपको प्रॉपर वर्ड का। उनसे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें क्या गलती करनी नहीं है। अदर देन लो का एग्जाम्पल समझाता हूं, एकदम मन में बैठ जाएगा आपके। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं हैप्पी ईद कह के, मतलब ईद का त्यौहार आ रहा है, मान लीजिए हैप्पी ईद। बात ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मैं, या गलत कह रहा हूं? आपको लग रहा है ठीक कह रहा हूं, जबकि बिल्कुल गलत कह रहा हूं। यही तो आपको पकड़ना है। होता क्या है, अब लो का टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, ईद मुबारक होता है, हैप्पी नहीं होती। और हम सोच रहे हैं कि ठीक लिख रहे हैं हम, हमें नंबर मिलने चाहिए। ये थोड़ी आई थी बेवकूफ बैठा हुआ है, इतनी बड़ी गलती करोगे, ब्लेंडर मिस्टेक करोगे, आप सीए बनने जा रहे हो भाई, अपनी औकात समझो। आप कोई आम इंसान नहीं हो, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती आप ये गलती करो। या तो आप इंसान इंसान रहो, बीकॉम कर रहे हो, 12th कर रहे हो, वहां पे नंबर नहीं कटने के, इस बात के कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो जाती है। लेकिन आप कर रहे हो सीए जैसा कोर्स, तो क्या ये उम्मीद की जाएगी आपसे इतनी बड़ी गलती करो? हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हो आप, मैरी क्रिसमस होता है। तो यानी कि आप बात समझ रहे मेरी क्या कहना चाह रहा हूं, टेक्निकल वर्ड्स हैं कुछ, आप उनका इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा आपको। आइए मैं पूरी लो के दौरान बताऊंगा आपको कि कौन सा कीवर्ड है कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। कंडीशन नंबर 1, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। पर्सन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, आपके 50 हो सकते हैं। और ये वाली बात भी कहाँ लिखी हुई है, एज पर कंपनी एक्ट में लिखी हुई है। पर्सन कौन से होने चाहिए, हु हैज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं, ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर हो गए? दूसरी सर, दूसरी पर आते हैं हम। ये आपको कॉपी करना है, फटाफट आपको कॉपी करना है, कर लीजिए जल्दी से। देखिए
साथ के साथ में पढ़ाते पढ़ाते आप कॉपी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बात का समय बच जाता है। हाँ, कहीं कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा विशेष बात होगी तो मैं आपको खुद ही रोकूंगा कि अभी कॉपी मत कीजिए, पहले मेरी बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। टू और मोर पर्सन, चलिए यार मैं आगे चल रहा हूँ। मैं इसकी वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा। फिलहाल तो यूट्यूब पे टू की 2-3 वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इसे। बाकी आप ऐप में मेरे ज्वाइन कर ही लेंगे, तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ फेस टू फेस क्लासेस, तो वो ऐप में भी आपकी आ जाएंगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको अगर क्या चीज़, यूट्यूब पर चैनल का नाम है सेव क्लासेस। अभी आप क्लास के बाद मैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाऊँगा आपसे, ठीक है? तो हाँ, ये तो करवाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। चलिए, हाँ करना भी चाहिए आपको। सेव क्लासेस के आप स्टूडेंट हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी, करना चाहिए आपको। सेकंड जो है, पहला हो गया टू और मोर पर्सन। सेकंड जो एसेंशियल्स है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि देयर इज नो पार्टनरशिप विदाउट एन एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं कहलाई जा सकती है। इसे भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। देयर इज नो पार्टनरशिप विदाउट एन एग्रीमेंट। समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज नो पार्टनरशिप विदाउट एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक कीवर्ड है। अब आप अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सजा के लिख सकता है, बात समझ में आनी चाहिए। बस रटना नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं, रटते हैं, भूलते हैं, और वहां पे बाकी सब बकवास लिख देते हैं, कीवर्ड भूल जाते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है ना? आप ये भी लिख सकते हैं, एग्रीमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप, बात वही आ जाएगी। आप ये लिख सकते हैं, दिए नो पार्टनर विदाउट एन एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है। एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, एक फादर है, उनके 4 बेटे हैं। फादर की डेथ हो जाती है, उनका जो बिजनेस है 4 बेटों को मिल जाता है। चारों भाइयों में प्रेम भाव है, वो चारों भाई जो हैं अपने फादर की सत्ता को संभाल लेते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। कानूनन बताइए कि ये कहा जा सकता है कि पार्टनर है? कानूनन। कारण टू और मोर पर्सन तो हैं, कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाइड हो रही है, क्यों नहीं कहा जा सकता? हर्ष, वेरी गुड, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ उनके बीच में। समझ आ रही है बात आपके? एक लाइन और लिखवाऊंगा, वो भी आप पेपर में यूज करके आएंगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा एग्रीमेंट के साथ ही। आप जैसे पहली की लाइन है, ये तो आप कुछ भी बना के लिख लो, बस एग्रीमेंट आना चाहिए वर्ड, आप बाकी सब कुछ भी दे दो। पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। जैसे एक आप बच्चे हैं किसी मतलब किसी पेरेंट के हैं, तो जो भी मैंने एग्जांपल दिया वो तो एक स्टेटस हो गया कि उनकी सत्ता आप ही को मिलेगी, ये तो एक स्टेटस हो गया आपका। तो पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं आती है, कॉन्ट्रैक्ट आती है। पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अलग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, एक बिजनेस को चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हस्बैंड वाइफ कानूनन पार्टनर हो गए। लाइफ पार्टनर तो हो सकते हो, बिजनेस पार्टनर के लिए अलग से एग्रीमेंट चाहिए। अननोन लोगों में भी हो सकती है, नॉन लोगों में भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, तो इसे लगा के जरूर आइएगा। ये की लाइन है, पूरी पूरी ही की लाइन है।
यहां पे तो केवल एक शब्द कीवर्ड था एग्रीमेंट, ये लाइन ही पूरी की लाइन है, इसे लगा के आएंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। तो लिखिएगा पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, ये पूरी की पूरी लाइन ही की लाइन है। तो एग्रीमेंट का भी खेल समझ में आ गया आपके। दूसरी एसेंशियल एलिमेंट, पहली एसेंशियल एलिमेंट क्या था, टू और मोर पर्सन, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट। तीसरा जो है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तीसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सही लिखा मैंने, क्या कुछ और लिखना चाहिए था मुझे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कंपलसरी, गुड, वेरी गुड। क्योंकि गलतियां क्या होती हैं जनरली कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉ मेकर्स ने लॉस को कंपलसरी नहीं बनाया है यहां पर, तो हम लिखेंगे भी नहीं। वो एक अलग बात है कि जनरली लॉस भी शेयर होता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसी वजह से हम जिंदगी में देखते हैं, आम जिंदगी में, कि खाली प्रॉफिट शेयरिंग करने वाले भी पार्टनर होते हैं। समझ आ गई बात आपकी? लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है, शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर बीइंग ए पार्टनरशिप, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस। अब इसमें एक नई चीज निकल के आई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब ये प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होती है भाई? प्राइमा फेसी किसे कहेंगे, कोई बताएगा मुझे? वेरी वेरी गुड। देखिए एविडेंस के दो प्रकार होते हैं। हम बात करें टाइप ऑफ एविडेंस, वो दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होती है प्राइमा फेसी और एक होती है कंक्लूसिव। लो में प्राइमा फेसी एविडेंस, देखिए कोई भी चीज सच है या गलत है कानूनन किस बात पर डिपेंड करती है, आपके पास अगर उसके एविडेंस है, सबूत है। कोर्ट में भी केस चलता है तो हर एक आदमी जो भी बात अपनी कहता है उसे उसके सबूत पेश करने पड़ते हैं। आप अगर कोर्ट में ये कह रहे हैं 2 और 2 4 होते हैं तो इस बात का भी सबूत चाहिए कि 2 और 2 4 होते हैं, बिना उसके वो भी नहीं माना जाएगा। अब कुछ चीजें होती है प्राइमा फेसी, कुछ चीजें होती है कंक्लूसिव। अगर कोई एविडेंस कानूनन कंक्लूसिव एविडेंस है तो इसका मतलब होता है उसकी कोई काट नहीं होती। प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है कि ऐसा लगता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो। अगर 2 या 2 से अधिक लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टनर हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, यानी कि समथिंग मोर इज नेसेसरी, कुछ और भी जरूरी है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट तो है पार्टनरशिप का, लेकिन ये है प्राइमा फेसी एविडेंस। इट मींस कि लगता तो है कि पार्टनर हो सकते हैं लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी कि हुआ शेयरिंग प्रॉफिट कि वो पार्टनर ही हो।
समथिंग मोर इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनर बिटवीन द पर्सन। कुछ और भी जरूरी है कि आप जब एक पार्टनरशिप का रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करो लोगों के बीच में, खाली प्रॉफिट शेयरिंग से ही काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई आपके? जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं कंक्लूसिवनेस का, वो प्राइमा फेसी एविडेंस का। कंक्लूसिवनेस भी मैं क्या कह रहा हूं, केवल कानूनन जो जरूरी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो कंक्लूसिव मान ली गई वो प्रैक्टिकली आम जिंदगी में भी सब लोगों के लिए वो ऐसी एक सबूत है जिसकी कोई काट नहीं हो सकती। लॉ में बहुत सारी चीजें मानी जाती हैं, डीम्ड होती हैं। अब जब होती हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसी मानी जाएंगी। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अब तो रेफरल सिस्टम भी आ गया है कि अगर एम्पायर जो फील्ड एम्पायर है उसके डिसीजन पर कोई आपत्ति है आप लोगों को, तो रेफरल सिस्टम भी है कि हर एक टीम 3 बार रेफर कर सकती है। पहले तो वो भी नहीं था। मान लीजिए रेफरल सिस्टम, रेफरल जो पॉइंट है 3 बार के वो खत्म हो गए हैं। मान लीजिए एक बार जो फील्ड एम्पायर है उसने गलत आउट दे दिया किसी खिलाड़ी को। आज की तारीख में पता लग सकता है, नहीं लग सकता कि गलत है सही है। छोटी से छोटी एक्टिविटी को कैमरे कैच करते हैं आज की तारीख में। चीजें अब जो है अनबायस्ड हो रही हैं, ठीक है ना। पहले तो रिकॉर्ड नहीं होता था उन चीजों का, तो आदमी बेईमानी कर जाता था। अब तो हर चीज, छोटी छोटी चीज रिकॉर्ड हो जाती है, तो बेईमानी करने की चांसेस अब कम है। फील्ड एम्पायर ने गलत आउट दे दिया, कैमरों से लग रहा है कि गलत आउट है, तो बताइए कि वो इतिहास में आउट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? व्यक्ति फील्ड एम्पायर ने गलत आउट दे दिया, बाकी रिप्ले देख देख के लग रहा है कि वो आउट नहीं था, तो आउट है या नहीं है ये बताओ? आउट ही माना जाएगा। इसे कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। यानी कि जो फील्ड एम्पायर का डिसीजन है वो कंक्लूसिव है, चाहे उसके खिलाफ आप कितने भी सबूत ले आओ। जबकि पक्के सबूत तो कैमरे हैं, साफ पता लग रहा है कि गलत आउट है, तब भी खिलाड़ी को वापस नहीं लाया जा सकता फील्ड पर। कंक्लूसिव है भाई, जो फील्ड एम्पायर कह दे वो अंतिम निर्णय है। प्राइमा फेसी क्या होता है कि मैं कुछ अपनी बात कह रहा हूं तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरे आदमी को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। हो सकता है कि वो उससे अच्छे सबूत ले आए कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। लेकिन कंक्लूसिव में क्या होता है, जो मैं कह रहा हूं, मतलब जो भी एविडेंस कंक्लूसिव है, तो जो भी वो कह रहा है वो ठीक है, चाहे आप उससे कितने भी अच्छे सबूत क्यों ना लिए। जैसे फील्ड एम्पायर ने अगर कह दिया आउट है तो आउट है, जबकि उससे अच्छे सबूत मौजूद हैं। कैमरे में देख के हम पता लगा सकते हैं कि एम्पायर ने जो बोला है वो गलत है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, वो कंक्लूसिव है। राइट? तो प्रॉपर्टी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ए पार्टनरशिप, यानी समथिंग मोर इज नेसेसरी, समथिंग मोर इज नेसेसरी। ये तो मैंने जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है ये तो अलग से मैंने ऐसे ही लिखवा दिया था आपको, ठीक है ना। समथिंग, तो समथिंग मोर इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश relationship, something more is necessary to establish relationship of partnership. Something more is necessary to establish relationship of a partnership. क्लियर? शेयरिंग प्रॉपर्टी समझ में आ गया। कीवर्ड्स ये हैं आपके। लैंग्वेज आप अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करना घर पर। नोट्स जो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, उसमें भी लैंग्वेज डिफर लिखी हुई होगी। इससे क्या होगा, लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमने एक हेडिंग में 4 लाइन लिखी हुई है, बच्चा बार बार उन्हीं रट रहा है। अरे समझ लो आप लाइनों को, अपनी लाइनें बनाने की कोशिश करो केवल उन कीवर्ड को यूज करके। इससे क्या होगा, पेपर का डर ही खत्म हो जाएगा ना आपका। अब सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे आज की तारीख में लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज सिखाई नहीं जाती, रटा दिया जाता है बस बच्चों को।
तो चार तीन चीज हो गई, पहला हो गया 2 or more पर्सन, दूसरा हो गया आपका एग्रीमेंट, तीसरा हो गया सेविंग ऑफ प्रॉफिट, चौथा क्या एसेंशियल जरूरी है, बिजनेस, बिजनेस जरूरी है जी। बिना बिजनेस के ये नहीं कहा जा सकता कि आप पार्टनर हैं, बिना बिजनेस के ये नहीं कहा जा सकता कि आप पार्टनर हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी करें आप, उसका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि लॉस भी हो सकता है, लेकिन आप कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं, कोई रिलीजियस काम कर रहे हैं मिलकर, तो इससे ही नहीं कहा जा सकता कि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो जब कहा नहीं जा सकता तो वो पार्टनर भी नहीं हो सकते। मैं अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर एक काम करना चाहता हूं, लेकिन उसका जो पर्पज है वो धर्मार्थ पर्पज है, सोशल पर्पज है, तो क्या हम मान लीजिए लीगली हम पार्टनर हैं? क्या धर्मार्थ पर्पज में हमेशा नुकसान होता है? नहीं होता। प्रॉफिट कमा तो सकते हो आप, लेकिन उद्देश्य नहीं था आपका कमाने का। इंडिया में तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस ही कौन सा है? धर्म वाला। सबसे बढ़िया प्रॉफिट, कभी नुकसान नहीं होने का। आप रामदेव को देख लीजिए, आसाराम को देख लीजिए, आप रामदेव को मानती हो तो काफी ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे वो ठीक है मतलब, लेकिन हाँ आरोप तो देखो उनके ऊपर भी लगते ही हैं कि उन्होंने जिससे सीखा, तो पता नहीं वो आज की तारीख में हैं कहाँ हैं, गायब कर दिए गए, र्यूमर्स आती हैं ना, तो एकदम अचानक कहाँ हो गए। और पूरे पक्के वाले बिजनेसमैन हैं, योग को बेच बेच के, तो योग तो वैसे एक सोशल एक्टिविटी है, लेकिन उसे बेच बेच के उन्होंने कितना अरबों खरबों की दौलत जमा कर ली है। खैर हम तो इससे में जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर रामदेव जी को एक क्लास सुन ली उन्होंने या उनके भक्तों ने सुन ली तो मेरी खैर नहीं है। खैर तो ज़्यादा नाम नहीं लेते। आसाराम ले तो वैसे किसका भी नहीं सकते, सब गुंडे बदमाशी हैं, लेकिन ले रहे हैं ये मानते हुए कि चलो ऊपर वाला अपने साथ रहेगा, कोई ऐसी विपदा नहीं आएगी अपने ऊपर। इसके अलावा आसाराम का तो चलो चोला जो है वो साधु वाला लगता है, अब किसी के अंदर मन में क्या है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर धर्म बहुत बिकता है। और मतलब जनता पर कई बार गुस्सा आता है हम और आप पर कि ऐसे लोगों को हम कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं। एक राधे माँ है, उनका तो चोला भी नहीं कह सकते कि वो मतलब राधे, वो तो गोदी में उठ उठ के किसी की भी चली आती हैं, मिनी स्कर्ट पहन के चली आती हैं। तो अब कैसे मतलब लोग बाग उन्हें मान्यता देते हैं, वो बड़ा अपमान करते हैं भगवान का भी। खैर तो चलो अब इस टॉपिक को छोड़ के हम अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस यहाँ पर क्या है, चौथी एलिमेंट बिजनेस होना चाहिए। अगर आप कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, एक अलग बात है कि वो प्रॉफिट इंडिया में सबसे ज़्यादा काम ही कमाया है उससे जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दो या दो से अधिक व्यक्ति पार्टनर है। क्लियर होगी बात। दूसरा, अचानक कोई आपको मिल जाए कमाने का मौका, उसे भी बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस एक होता है एक सोची समझी रणनीति के तहत स्ट्रेटेजिकल मूव। अचानक कुछ हो गया, मैंने एग्जाम्पल दिया था कल भी, हम दो दोस्त हैं, हमें अचानक कहीं से मौका मिला कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, हमें पता सस्ती मिल रही है, महंगी बेच सकते हैं, तो हमने आपस में बातचीत करी, हमने कहा खरीद लेते हैं, किसी और को भेड़ देंगे थे, 10-20 हज़ार रुपये कमा लेंगे। ये बिजनेस नहीं है। अचानक कुछ हुआ बिना सोचे समझे, अचानक कुछ आपने
काम किया, उसमें प्रॉफिट कमा लिया, उसे भी बिजनेस नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो उनका रिलेशन है वो पार्टनरशिप का रिलेशन है। ठीक है, जो मैंने 1 to 4 आपको बताए हैं ये सारे के सारे बेसिकली प्राइमा फेसी एविडेंस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है इसका म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं एजेंसी का मतलब। एजेंसी में एक व्यक्ति होता है प्रिंसिपल, एक व्यक्ति होता है प्रिंसिपल और एक व्यक्ति होता है एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब होता है मास्टर, एजेंट का मतलब होता है एक तरह सर्वेंट, एक तरह से इस पर्पज के लिए। इसका मतलब है मास्टर कुछ डायरेक्शन देगा, वो सर्वेंट उन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए काम करेगा। जो काम सर्वेंट का होगा एजेंट का होगा, यानी कि ये जो सर्वेंट हैं ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो गए, हार्ड वर्ड से कह रहा हूं कि बेइज्जती वाले वर्ड हो गए। एजेंट इज्जत वाला वर्ड हो गया, बाकी है तो वही चीज, शब्दों का खेल है सारा का सारा। काम वही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, मैं किसी गर्ल्स को कहूं कि वेटर की जॉब मैं ऑफर कर रहा हूं या वेटर की जॉब दिलवा दूं, क्या फील होगा मुझे? इज्जत या बेइज्जती? नीड भी है चाहे नहीं भी है, लेकिन वेटर अपने आप में एक बेइज्जती वाला वर्ड हो गया। स्टेटस क्या रहेगा हमारा, बड़ा ऐसा लगता है। मैं कह दूं एयर होस्टेस की जॉब दिलवा दूं मैं आपको, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं खुश होने के पीछे कारण? बस ये काम काम तो वही है उसका, सर्व करना खाना। बल्कि वेटर बहुत सारे काम नहीं करते, एयर होस्टेस को वो भी काम करने पड़ते हैं। किसी पैसेंजर को अगर कोई वॉमिटिंग आ रही है तो एयर होस्टेस को एक प्लास्टिक बैग लेकर उसके सामने खड़ा होना पड़ता है कि हमारा प्लेन खराब ना हो, तो उसमें आप वॉमिटिंग कर लीजिए, फिर वो उसे लेके जाती है। झूठे बर्तन उठाने पड़ते हैं, खाना सर्व करना पड़ता है। सारे के सारे काम वही हैं जो वेटर वाले हैं। तो खैर मैंने एग्जाम्पल से बताया कि कई बार केवल हमारा क्या होता है, वर्डों का अंतर होता है, काम वही होते हैं। तो ये जो सर्वेंट है मास्टर है थोड़े से हार्ड वर्ड लगते हैं, सुनने में अच्छे नहीं लगते, तो इनकी जगह प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल काम जो एजेंट काम करेगा उसके लिए जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? प्रिंसिपल की। एक्ट ऑफ द एजेंट विल बी डीम्ड द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंसी में ये होता है। यहां म्यूचुअल है, यानी कि बोथ साइडेड एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? बोथ साइड, बोथ साइड एजेंसी। नॉर्मल एजेंसी का रूल क्या होता है? एक्ट ऑफ द एजेंट, एक्ट का मतलब यहां पर क्या है? एक्ट का मतलब कानून भी होता है, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहां पे एक्ट का मतलब क्या है? कार्य, कोई भी वर्क है ना, यानी कि कार्य, या ऐसे कह सकते हो वर्क। क्लियर? एक्ट ऑफ एजेंट विल डीम्ड, एक्ट ऑफ एजेंट विल डीम्ड द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। एक्ट ऑफ एजेंट विल डीम द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जो एजेंट काम करेगा वो ऐसा माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल ने ही काम किया। उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो लीगली कौन बाउंड होगा? प्रिंसिपल। म्यूचुअल एजेंसी में क्या है? बोथ साइड एजेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या है? एवरी पार्टनर, एवरी पार्टनर, एवरी पार्टनर इज
एन एजेंट एज वेल एज एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। यानी कि हर एक पार्टनर एजेंट भी है और वो क्या है, प्रिंसिपल भी है। यानी कि हर एक पार्टनर जो काम करेगा उसके लिए दूसरे पार्टनर भी जिम्मेदार हैं, और अगर जो दूसरे पार्टनर कुछ काम करेंगे तो वो खुद भी तो जिम्मेदार है। अगर किसी पार्टनर ने उधार ले लिया बैंक से या किसी और संस्था से या किसी व्यक्ति से बिना जानकारी के दूसरे पार्टनर के, तो दूसरा पार्टनर क्या ये कह के मुकर सकता है कि इस उधारी का तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं? नहीं मुकर सकते, क्योंकि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। क्लियर होगी बात ये? कोई डाउट हो यहां तक बता दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी आप लोग सब मुझे मिलके जाइएगा ऑफिस के अंदर। थैंक यू।